बर्न्स क्या है? जलन लंबे समय तक आग के संपर्क में रहने के कारण होती है और इसकी गंभीरता हल्के से लेकर अत्यधिक और घातक तक हो सकता है। और ये गंभीरता मुख्य रूप से जो है आग के संपर्क में आने के समय, अवधि और जलने वाले कुल क्षेत्र पर निर्भर करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न सबसे हल्का होता है और यह एक जलन को संदर्भित करता है जो केवल त्वचा की ऊपरी परत को प्रभावित करता है। तो कितने तरह के बर्न होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज क्या है, ये सभी चीज़ों को जानने के लिए हम डॉक्टर अरुण के पास चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में और समझते हैं। हाँ, थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा आपने बताया कि बर्न जो कि आजकल समाज में बहुत कॉमन होते जा रहा है, बिकॉज कि हमारा लाइफ स्टाइल काफ़ी डेंजरस टाइप का हम लोग लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। ये जो मैकेनिकल बर्न के द्वारा भी, जैसे कि जो भी एक्सीडेंट हो रही है, जो रोड एक्सीडेंट वगैरह ही होता है, तो उसमें केवल फ्रैक्चर और हेड इंजरी ही नहीं होती है, बहुत सारे बर्न भी होते हैं। मसलन कि वो मैकेनिकल बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है, थर्मल बर्न हो सकता है, फ्लेम के द्वारा हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द टाइप, हम लोग इसे फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री में क्लासीफाई करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच पार्ट ऑफ द स्किन और द टिश्यू टेगमेंटम हैज़ बीन डैमेज। अगर ये काफ़ी सुपरफिशियल है तो इसे हम लोग फर्स्ट डिग्री बर्न बोलते हैं। अगर ये सबक्यूटानियस टिश्यू को इन्वॉल्व किया है, डर्मिस को इन्वॉल्व करता है, तो इसे हम लोग सेकेंड डिग्री बर्न करते हैं। और अगर ये पूरे स्किन थिकनेस को इन्वॉल्व करता है तो इसे थर्ड डिग्री बर्न करते हैं। तो इसमें कभी कभी दोनों तीनों टाइप की भी इंजरी हो सकती है, जैसे रेडिएशन हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, जैसे रोड एक्सीडेंट में, तो उसमें एक साथ दो तीन टाइप का बर्न दिख सकता है। सवाल है कि इसको कैसे मैनेज करना है, किस सिचुएशन में है, पेशेंट कहाँ पर है, अगर घर में है तो क्या करना है, हॉस्पिटल में है तो कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले तो है कि इसको रनिंग वाटर में अप्लाई द रनिंग वाटर, कूल कूल क्लॉथिंग पर ध्यान देना है, एयरवे पर ध्यान देना है। पेशेंट को ज़्यादा एंग्जाइटी वाला सिचुएशन नहीं लानी है, अदरवाइज दूसरे तरह का भी सिम्टम आएगा। काफ़ी काम करके और ये काम करना है पेशेंट का मैनेजमेंट में, ये काफ़ी हम लोगों को ध्यान देना है काफ़ी हद तक। ट्राई टू अवॉइड द आइस, जो पहले था कि आइस, अभी है कि रनिंग वाटर एज मच एज पॉसिबल। ब्लिस्टर बनते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैनेज किया जा सकता है और आइस एप्लीकेशन को अवॉइड करना है। इसमें देखना है कि अगर धुआं का पोजीशन है, अगर वो वहाँ वो एयरवे पर को हमको पेशेंट को उस सिचुएशन से हटाना है, ताकि जो कार्बन पार्टिकल है, सूट्स है, वो बॉडी में नहीं जाए और वो सेकेंडली ये नहीं करें। इन्फेक्शन की संभावना है तो उस चीज़ को अवॉइड करना है जहाँ तक एज मच पॉसिबल, अदरवाइज अदर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर हम लोग हायर एंटीबायोटिक के थ्रू और बाकी आईवी लाइन के थ्रू मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। आईवी लाइन में हम लोग हायर एंटीबायोटिक देते हैं, मोनोसेफ, पेनसेफ, सेफ्ट्राइजोन, या जो सेफलोस्पेनिन की और भी जो अच्छी अच्छी दवा, मेरोपिनाम, ये हम लोग दे सकते हैं। नाउ रेफरल, ये और जब पेशेंट को कहा गया कि 10% से ज़्यादा है तो उसे रेफ़र कर देना है। बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी टीबीएसए, टीबीएसए अगर मोर देन 10% है देन शुड बी रेफर टू द हायर सेंटर एज मच अर्ली पॉसिबल। एंड वहाँ पर वो डिसाइड करेंगे, जो मैनेजमेंट वो डिसाइड करेगा। तो इसमें मैनेजमेंट ये है कि सबसे पहले हम लोग को पता करना होता है कि बॉडी का कितना पार्ट जला हुआ है। एक फार्मूला ऑफ 9 है, एंस फार्मूला जिसे बोलते हैं। ये फार्मूला है कि हाउ टू कम्युनिकेट करने के लिए, केवल बर्न बोन देना इज नॉट सफिशियंट, या फर्स्ट डिग्री बर्न है दैट इज नॉट सफिशियंट। फर्स्ट डिग्री बर्न है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री बर्न में ये कितने परसेंट बॉडी के पार्ट को इन्वॉल्व किया है, इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, नाइन्स रूल, रूल ऑफ 9। उसे कहा गया कि अगर पूरा फेस और बैक ऑफ हेड का पार्ट इन्वॉल्व है तो उसे 9 काउंट करेंगे। अगर
चेस्ट है तो उसे 9 काउंट करेंगे, चेस्ट के नीचे एब्डोमेन, इसे 9 काउंट करेंगे, बैक में 9 2 पार्ट में, हैंड और आर्म फ्रंट और बैक के लिए 9, राइट लेफ्ट 9, थाई के लिए 9, फिर 9, और लास्ट में स्क्रोटम और जो कॉक्सिस का छोटा सा पार्ट है उसके लिए हम लोग 1% करते हैं। फिर 9 इंटू 9 प्लस 1, ये 100% बर्न हुआ। ये देखना होता है कि बर्न किस किस पार्ट को इन्वॉल्व किया। हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट को हमें सीवियरिटी रिकॉर्ड करने के लिए कि हाउ मच सीवियरिटी, ये मॉडरेट है, माइल्ड है या सीवियर है, उसके लिए अगेन किस पार्ट को वो इन्वॉल्व करता है। सपोज दैट कि हमारा वाइटल पार्ट्स आई है, ईयर है, टंग वगैरह, ये सब पार्ट को अगर जो फेस का पार्ट है उसको इन्वॉल्व करता है तो ये सिचुएशन कम परसेंटेज होने के बावजूद भी सीवियर हो जाती है, उसका मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। उससे हम लोग अगर आई को इन्वॉल्व करता है तो इरिटेशन होगा, ब्लेफारोस्पाज्म होगा, को स्वेलिंग होगी, कंजक्टाइवल इन्वॉल्वमेंट है तो उसका मैनेजमेंट अलग हो जाएगा। उसके बाद टीम वर्क स्टार्ट हो जाता है, कई तरह के डिपार्टमेंट के लोग उसको फिर इन्वॉल्व करते हैं, असेस करते हैं, देन वी गो फॉर हायर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में है कि इनिशियल टाइम में चलिए जब तक टीम वर्क नहीं हो रहा है तो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू डील विथ इन दिस एक्यूट कंडीशन। इस एक्यूट कंडीशन को डील करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पार्कलैंड फार्मूला, जो पार्कलैंड फार्मूला है उसको हम लोग दिमाग में रखते हैं, और उसमें है कि जो क्रिस्टलॉइड है, जो फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड रिंगर लैक्टेट जैसे जो जनरली यूज करते हैं वार्ड में, उस रिंगर लैक्टेट को कैसे देना है, उस रिंगर लैक्टेट की स्पीड क्या होनी चाहिए, जो बूंद ड्रॉप ड्रॉप जा रहा है इसे एक 1 आवर में कितना देना है, 2 आवर में कितना देना है, 3 आवर में कितना दे रहा है, ये मेंटेन करने के लिए उस स्पीड के लिए पार्कलेट फार्मूला है, जिसमें कहा गया है कि पहले TBSA को काउंट कर लें, उसमें पेशेंट का जो बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई कर दें, एंड आफ्टर ऑल 4 ml फॉर द एडल्ट। अगर वो बच्चा पेडियाट्रिक ग्रुप में है 10 ईयर्स या और भी छोटा है तो उसके लिए मैनेजमेंट अलग है, उसमें 4 के जगह मल्टीपल को 3 कर देते हैं और बाकी फार्मूला वही होता है, उसके अनुसार उस फ्लूइड का जो भी वॉल्यूम आया, जो भी ml आ रहा है 500 ml या 600 ml या 1 लीटर, उसे 24 आवर में देना है। सपोज दैट कि 1 लीटर आया, उस 1 लीटर को हम 24 आवर में पेशेंट को देंगे, जो ही व्यक्ति है, उससे स्पीड मेंटेन हुआ। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें हम लोग बाकी जो मेडिसिन है उसे दे सकते हैं, अगर इन्फेक्शन भी है, हम लोग लग रहा है कि इस तरह का चांसेस है, तो वी कैन गो फॉर एंटीबायोटिक्स, वी कैन फॉर द एनाल्जेसिक्स, वी कैन गो फॉर द एयरवे मैनेजमेंट और अदर टाइप ऑफ द complications. So after all we should handle the case smoothly. इसमें पेशेंट का पल्स बीपी डाउन होते रहता है, उसके अगर अंडरलाइन कोई डिजीज है, कोई डिसऑर्डर है, देन वी कैन मैनेज इन डिफरेंट वे, बट एटलीस्ट ये जो तरीका है, ये जो ओवरऑल ये एक जनरल गाइडलाइन है जिसे हमें फॉलो करना है, और पेशेंट के को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्ली मैनेज करेंगे, बिकॉज ये एक्यूट कंडीशन है, तो हम किडनी डैमेज को बचा सकते हैं, या लंग का इन्फेक्शन को, या लंग के ब्रेथनेशन से और जो कॉम्प्लिकेशन थे उसे कम से कम किया जा सकता है। एक्यूट ट्यूबुलर नोक्रोसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है, अगर कार्बन पार्टिकल लंग में जा रहा है तो लंग को इन्वॉल्व कर सकता है, सेकेंडरीली वो निमोनिक और अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो कि पेशेंट के हित में नहीं है। सो वी शुड ट्राई द एज अर्ली एज पॉसिबल। ये एक्यूट कंडीशन है, रेफरल कंडीशन है, वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। वहाँ फिर वो डिसाइड करेंगे कि फिर ब्लिस्टर को कैसे मैनेज करना है, स्किन का सुपरफिशियल पार्ट है तो उसके लिए हमको कौन सी दवा देनी है, हमें गॉज पीस के साथ देना है, सोफ्रामाइसिन देना है, या सल्फाडिजिन जो होता है उसे देना है, और कैसे देना है ये दे विल डिसाइड। और अल्सर होने की संभावना होती है तो उसे कैसे मेंटेन करना है, लंग में इन्फेक्शन है तो उसे, बट ये पार्कलैंड फार्मूला को हमको फॉलो करना है, सो दैट कि अदर पार्ट जो कि हाइड्रेशन की जो कमी हो रही है, ऑक्सीजनेशन की जो कमी हो रही है, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकें।
Now you tell Dr. Chandan, in such cases what you are following the rules, how you are managing the जैसे case. आपने ये जो बताया कि अगर आपको सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न है और तो इस कंडीशन में आपको इलाज के लिए अस्पताल जाना ही जाना है। और यदि आप फर्स्ट डिग्री बर्न है और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। और इसमें एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि बर्न्स के उपचार के लिए जो है कुछ ऐसा कुछ है जो कि मैनेजमेंट के लिए कोई पात्र नहीं है। जैसे किसी को लगता है कि एलर्जी है तो उसमें क्या इंटरफेयर कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट में? नहीं, जैसे पेशेंट को अंडरलाइन कुछ और भी डिजीज है, जैसा आप बताना चाह रहे हैं। एलर्जी जैसे कि देखिए, एलर्जी का और बर्न का ऐसा कुछ एडवर्स इफेक्ट और ये नहीं, जो उसकी एलर्जी की दवा अगर वो पेशेंट ले रहा है तो वो लेते रहेगा, उस केस में भी ऐसा नहीं कि स्टॉप कर देना है। बर्न का मैनेजमेंट स्किन की बात होगी, एलर्जी जो है, एलर्जी ये डिफरेंट टाइप ऑफ थी, इम्यूनिटी की या एंटी हिस्टामिनिक जो है ये है, तो उसमें आप देते भी हैं तो ये घाटा नहीं होगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हाँ, अदर जो कंडीशंस है, अगर उसको पेशेंट एडल्ट में है, एडल्ट में अगर वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है या और भी कोई डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो आई डोंट थिंक, हाँ, उसमें आप आईवी लाइन अगर दे रहे हैं, अगर वो पेशेंट डायबिटिक है तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्रिस्टलॉइड देंगे, ये मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है। यहाँ पर आप अपने मेडिसिन के जो लोग हैं उनसे एडवाइस ले सकते हैं और कौन सा मुझे सिलेक्ट करना है। अगर कार्डियक पेशेंट है और हम 5% दें, 10% दें या किसी स्पीड में दें, ये सब चीज़ मायने रख सकता है। पेशेंट कार्डियोमैथी मायोपैथी है, मायोकार्डाइटिस है, या एंजाइनल पेशेंट है, या डायलिटेशन है, देन वी कैन have some sort of modification in the rate, the way we are doing the dealing the patient, but ये चूंकि स्किन उसका बर्न है तो वो एक्यूट कंडीशन है, उसमें फ्लूइड की तत्काल आवश्यकता है। तो अगर कुछ परसेंट केसों में अवॉइड कर सकते हैं या स्पीड कम कर सकते, अदरवाइज ये जनरल रूल है, इसे 24 आवर में नहीं दे के, हो सकता है 34 आवर में दे दे, बट फ्लूइड देना है। अगर 10% भी डैमेज है स्किन या 20% भी है उसकी, तो इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जले हुए स्थान की उचित उपायों के साथ देखभाल की जानी चाहिए। इसे छुआ या भिगोया नहीं जाना चाहिए या नम नहीं रखना चाहिए इसमें। और यदि हो सके जितना सूखा सूती कपड़े के नीचे लपेटा जा सकता है। ये सावधानियाँ महत्वपूर्ण है ताकि जलने की चोट से संबंधित किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी से बचा जा सके। बर्न्स के उपचार के बाद जो गाइडलाइन है वो क्या है? डॉक्टर साहब थोड़ा ये दर्शकों को बताएं। जैसा मैंने पहले बताया कि बर्न इज ए एक्यूट कंडीशन, इसे इनिशियल टाइम में जितना अच्छे से मैनेज करें, फ्लूइड रिससिटेशन करें, ऑक्सीजन रिससिटेशन करें, ये बेटर होगा पेशेंट के लिए। नाउ क्वेश्चन उठता है कि ये कैसे होना चाहिए, असेसमेंट कैसे होना चाहिए, तो इसके लिए कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स है जिसे मुझे फॉलो करना है हम लोग को एज ए प्रैक्टिस में। मसलन कि आर्टेरियल ब्लड गैस, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमेट्री, कैप्नोग्राफी, फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप का हम लोग सहारा ले सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी, इस चीज़ों से हम लोग एसेस कर सकते हैं कि हम फ्लूइड भी जो देना है, अगर पेशेंट हाइपोनेट्रिमिया में है, हाइपोकैलेमिया में मीन्स कि इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस है, तो उसका भी असेसमेंट होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली, अपार्ट फ्रॉम जो पार्कलैंड फार्मूला है उसे तो हम लोग फॉलो कर ही रहे हैं, वो तो करना है, लेकिन जो डायग्नोस्टिक में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आती है उसे भी साथ साथ में मैनेज करना है। सेकेंडरीली, प्राइमरी मैनेजमेंट हम लोग कर दिया, सेकेंडरी मैनेज कुछ ये भी देखा गया है कि फेस काफ़ी इन्वॉल्व होता है, जो कि एसडी या केमिकल बर्न जिसे बोलते हैं, विट्रोलेज जिसे कहते हैं, विट्रोलेज जो कि काफ़ी ग्रीवियस इंजरी है। इस तरह के केस में डिसफिगरमेंट बहुत कॉमन है, बहुतों का कैरियर भी खराब हो जाता है, दे आर नॉट फेसिंग द सोसाइटी, स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं, वो कई बार स्कार मार्क हो जाता है बर्न की वजह से। फॉर सच टाइप ऑफ केसेस वी शुड also assessment, go for the assessment of the patient's mental situation, psychological situation,
पेशेंट की साइकियाट्रिक पोजीशन क्या है। तो पेशेंट को कई बार ये कोपिंग मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर पाते हैं। इस कोपिंग मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए सोसाइटी का सहारा चाहिए, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, अटेंडेंट की ज़रूरत होती है। हाउ मच पेशेंट आर स्ट्रेस्ड, कई बार देखा गया है पेशेंट पीटीएसडी का सहारा कंडीशन में चला जाता है, मीन्स कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो स्ट्रेस से उभर ही नहीं पाता है। इस तरह की चीज़ों को दिमाग में रखना है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, फॉर द सोसाइटी, और उसको कैसे बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए रिहैब का भी ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी बर्न जॉइंट को भी इन्वॉल्व करता है और परमानेंटली कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है। इस तरह के सिचुएशन में सोसाइटी में रिहैब की भी ज़रूरत है, और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से दिया जाए वो पेशेंट के कंडीशन के लिए बेटर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये इनिशियल टाइम में जैसा मैंने बताया कि पेशेंट को आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, पेशेंट को टॉपिकल एंटीबायोटिक भी देना है, तो इस सब टाइम काफ़ी तरीके से देना है और अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी। वो जितना ज़्यादा हम मैनेज करेंगे पेशेंट का वो कंडीशन जो कि बाद में होने वाला है, जो मैंने डिस्कस किया डिसफिगरमेंट और विट्रियोलेज का जो मैटर आ रहा है, स्किन थिकनेस, तो कितना बेटर इनिशियल टाइम में मैनेज करते हैं उतना ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं, उससे साइकियाट्रिक कॉम्प्लिकेशन ना हो इसको भी अवॉइड किया जा सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनिशियल जो टाइम है, फर्स्ट डे टू सेकेंड डे थर्ड डे, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो दैट कि लाइफ लॉन्ग उसे स्ट्रेस और पीटीएसडी का सहारा न बनना पड़े। इस तरह के केस में जैसा आपने बताया कि गॉज पीस जो ये दिया जाता है पेशेंट को सुपरफिशियल इंजरी या डीप इंजरी के लिए, जो बार बार हम चेंज करते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारा जाइलोनेट वगैरह भी आया हुआ है जो कि उसको अप्लाई करते हैं, पैराफिन गॉज का होता है वो, और उसे लगाकर अप्लाई कराकर रेगुलर ड्रेसिंग करके और हम उसके स्किन को जो सुपरफिशियल इन्वॉल्व है उसे दूर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस हो गया, जो मेंटल ट्रॉमा हो जाता है कभी कभी, उसके लिए पेशेंट के अटेंडेंट और पेशेंट का सोशल सपोर्ट बहुत ही मायने रखता है। और फिजिशियन तो उसे स्किन ग्राफ्टिंग कर सकता है, सर्जन उसे बेहतर तरीके से कॉस्मेटिकली कर सकता है, लेकिन वो जो ट्रॉमेटाइज्ड पेशेंट है उसके लिए साइकियाट्रिक असेसमेंट ज़रूरी होती है। अगर आपके क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य ये था, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दैट विल ओनली बी हैंडल बाय द साइकोथेरापिस्ट। साइकोथेरापिस्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। दे शुड कंसल्ट फॉर द psychiatric management also, and they can tell how the develop the coping mechanism, what will be the defense mechanism. So this should be also taken and deal with. Thank you.